हेलो बच्चा पार्टी, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मिनट में मनी चैप्टर। बड़े आराम से कवर होगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी क्या है? तो देखिए, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन पेमेंट ऑफ डेट। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट के तौर पे या लोन के रीपेमेंट के तौर पे जो चीज एक्सेप्ट की जाती है, जनरली एक्सेप्ट की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मनी। मनी जो है इंडिया में हमारे यहाँ रूपी है, ध्यान रखिएगा, इंडियन रूपी। मनी वो है जो मनी का काम करे। मनी व्हाट मनी डज। अब मनी का फंक्शन क्या है? तो मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। इतनी बात हमको समझ में आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मनी? क्या है? मनी इज अ मेथड ऑफ, मनी इज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। मनी जो है लेन देन का मेन जरिया है। एंड दस अ लुब्रिकेंट दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज, यानी कि इसके जरिए सारे एक्सचेंज यानी लेन देन किए जाते हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब सभी चीजों को प्रॉपरली यूनिट ऑफ अकाउंट में एक्सप्लेन कर भी सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब दूसरी बात, डेफिनेशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, नैरो या ब्रॉड। तो पहले हम बात करते हैं नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। इसको हम लोग ध्यान रखना ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं। नाम बदल के आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं। इसमें मनी में कैश और डीडी, यानी कि कैश सी फॉर करेंसी और डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, दोनों चीजें शामिल की जाती हैं। और इसमें करेंसी को केवल मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन तक रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब अगली बात, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। इसमें ध्यान रखिएगा, जो मनी है उसको हम कैसे शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल करते हैं मनी को, क्या क्या चीजें रहेंगी देखिए जरा ध्यान से। मनी में शामिल होंगी सी प्लस डी डी प्लस टी डी प्लस एस डी। सी का मतलब वही करेंसी, डी डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट, टी डी का मतलब टाइम डिपॉजिट विद बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, और एस डी मतलब सेविंग डिपॉजिट, जो भी पोस्ट ऑफिस या बैंक के साथ आपने की है। ध्यान रखना, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी सप्लाई। अब ध्यान रखना, इसमें जो मनी का फंक्शन है वो ब्रॉड लेवल पर चौथे फंक्शन तक यानी स्टोर वैल्यू तक एक्सटेंड किया जाता है। मतलब मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। ये चारों चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, फंक्शन ऑफ मनी। मनी के दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन को मेन फंक्शन भी बोलते हैं। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब लेन देन का मेन जरिया। दूसरा होता है मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू, उसमें आप हर चीज को वैल्यू करते हो। मैक्सिमम रिटेल प्राइस यही बताता है कि कौन सी चीज कितने रुपए की आएगी। ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडरी या कोलेटरल फंक्शन। इसमें क्या होता है? मनी को स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज करते हैं। मतलब मनी को टाल सकते हैं, कुछ समय बाद पेमेंट कर सकते हैं, जैसे हम लोग पोस्ट डेटेड चेक वगैरह किसी को देते हैं तो। दूसरी बात, आपकी परचेजिंग पावर को बताती है मनी। और दूसरी तीसरी बात, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फंड्स को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। ये है फंक्शंस ऑफ मनी। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई क्या होता है साहब? देखो, मनी सप्लाई क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश में जितनी भी करेंसी की सर्कुलेशन में, जो मतलब देश के सर्कुलेशन में जो करेंसी है उसकी सप्लाई, वो क्या होगी? मनी सप्लाई। क्या लिखा? देखो, इट इज द स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी होता है इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में होता है। पहली बात स्टॉक ऑफ मनी, ध्यान से देखिएगा। पहली बात स्टॉक ऑफ मनी होगा, दूसरी बात इन सर्कुलेशन होगा इन द कंट्री। कंट्री के अंदर कब होगा? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा, यानी कि स्टॉक कंसेप्ट है एक। आरबीआई ने 4 मेजर्स बताए थे इसके। हमारे कोर्स में केवल M1 है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और क्लास भी बहुत छोटी सी रखी है ये वाली। तो देखिए, M1 में C प्लस DD शामिल होगा, वही नैरो डेफिनेशन। ठीक है। इसमें ट्रांजेक्शन मनी की बात की जाती है। ध्यान रखना, वो मनी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए रखी जाती है, तो ट्रांजेक्शन मनी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें दो चीजें शामिल होती है, C फॉर करेंसी और D फॉर डिमांड डिपॉजिट। ध्यान रखने, करेंसी का मतलब जो भी नोट और कॉइन जो भी है जो पब्लिक ने होल्ड किए हुआ वो सब इसमें आएंगे, और डिमांड डिपॉजिट आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, कौन कौन से आइटम मनी सप्लाई में शामिल नहीं होंगे? तो ध्यान रखना, जो मनी क्रिएटर यूनिट होती है, प्रोड्यूसर ऑफ मनी होती है, उनके पास जो मनी होती है उसको छोड़ के बाकी सभी करेंसी शामिल होती है। सीधी बात। तो देखिए, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग यूनिट या प्रोड्यूसर ऑफ मनी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और आरबीआई यानी बैंकिंग सिस्टम, उसके बाद जो करेंसी होती है उनको शामिल नहीं किया जाता है इसमें। बिकॉज कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री। मैंने कहा था जो सर्कुलेशन में है वो है मनी सप्लाई। फिर कुछ चीजें इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। कौन कौन से आइटम शामिल नहीं होंगे? पहली बात, द स्टॉक ऑफ गोल्ड हेल्ड बाई द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जितना गोल्ड पड़ा हुआ है वो। दूसरी बात, कोई भी करेंसी जो कॉमर्शियल बैंक के पास उनके रिजर्व के तौर पर पड़ी है वो इसमें शामिल नहीं होगी। और तीसरी बात,
ट्रेजरी और अदर, देखो गवर्नमेंट के बाद ट्रेजरी में या सेंट्रल बैंक के बाद जो भी ट्रेजरी में जो कैश पड़ा हुआ वो इसमें शामिल नहीं होगा। मतलब नोट छाप लिए सर्कुलेशन में नहीं आया वो इसमें नहीं शामिल होगा, ध्यान रखना। एक होती है आइडल सप्लाई ऑफ मनी, तो जहां पे एग्रीगेट डिमांड ऑफ सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड फॉर करेंसी और एग्रीगेट सप्लाई फॉर करेंसी, या करेंसी यानी मनी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी दोनों जहां बराबर होते हैं वहां पर आइडल सप्लाई ऑफ मनी होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगली बात टाइप्स ऑफ मनी। मनी कई टाइप की होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बेसिस पर पहली बात होती है एक्चुअल मनी। देखो जो हमारे देश की करेंसी है, जो एक्चुअल मनी है वही रुपया और सिक्के वगैरह, वो सब एक्चुअल मनी है। मनी ऑफ अकाउंट, मनी ऑफ अकाउंट वो मनी होती है जिसमें हमारे सारे कर्जे या गुड सर्विसेज की वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हमारे देश में जो मनी ऑफ अकाउंट है वो रुपया है, ध्यान रखिएगा। लीगैलिटी बेसिस पर दो तरह की होती है। लीगल टेंडर मनी, मतलब जिसको एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है वो। दो तरह का है, लिमिटेड जैसे कॉइन्स वगैरह, और अनलिमिटेड जिनको आप अनलिमिटेडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आरबीआई 2 या 2 से ऊपर का नोट छापता है, ध्यान रखिएगा। 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है। तो ध्यान रखना आरबीआई जो भी करेंसी जारी की है उसको आपको अनलिमिटेडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात ऑप्शनल मनी, जैसे फिड्यूशरी मनी भी कहते हैं, जो आपसे ट्रस्ट और म्यूचुअल कंसेंट की बेस पर दी जाती है, चाहे तो आप उसे लें चाहे तो ना लें। जैसे कोई भी कुछ चेक हो सकता है, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, कोई प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, वो सब फिड्यूशरी मनी या ऑप्शनल मनी कहलाती है। तीसरी बात यूज मटेरियल के बेसिस पर, तो देखो मटेरियल जो ऐसी कोई भी मनी जो मेटल से बनी हो वो मेटेलिक मनी कहलाती है। 2 तरह की होती है। अगर उसमें लगी हुई मटेरियल, जैसे बाइडियो मान के चलो कोई सिक्का है उसको हम पिघलाएं, तो जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है, मेटल जो लगी है उसको पिघलाएं, तो उसकी जो जो वैल्यू होगी उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर है, मतलब अगर उस मटेरियल को पिघला के बेचे और जो उस पर लिखा हुआ है, जैसे 5 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए की कॉइन को पिघलाएं तो जो उसका मेल्ट करने के बाद जो मटेरियल निकलेगा उसको बेचे, अगर वो 5 रुपए का बिके तो हम ये कहेंगे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू दोनों बराबर है, तो वो स्टैंडर्ड मनी कहलाता है, जिसे हम लोग फुल बॉडीड मनी भी बोलते हैं। और अगर बाय द वे जो मटेरियल उसमें लगा है और जो उसकी फेस वैल्यू है वो दोनों बराबर नहीं है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी या टोकन मनी भी कहते हैं। अब पेपर मनी, मनी वो जो पेपर की बनी हो, जैसे इंडिया में पेपर करेंसी चलती है तो पेपर मनी कहते हैं। इसके अलावा अदर टाइप भी हो सकते हैं, जैसे हाई पावर्ड मनी, ऐसी कोई भी करेंसी जो आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है, दोनों का टोटल क्या कहलाता है, हाई पावर्ड मनी। इसमें कैश भी शामिल होगा, रिजर्व जो बैंक होल्ड करता है वो भी शामिल होगा, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी शामिल होंगे। एक और होती है फिएट मनी, ऐसी कोई मनी जो इमरजेंसी के समय, किसी ऐसे समय पर वार के समय जारी कर दी जाती है, जो करेंसी जिसकी वैल्यू कोई नहीं है लेकिन फिर भी वो डील की जाती है, वो हम फिएट मनी कहते हैं, इमरजेंसी के समय जारी होती है। जैसे मैं आप ये मान के चलिए कि 10 रुपए का कोई सामान खरीदा और 9 रुपए उसकी कॉस्ट है, सॉरी 9 रुपए का कोई सामान खरीदा और 10 रुपए का नोट हमने उसको दिया, और वो 1 रुपए की आपको एक्लेयर्स पकड़ा दे या कोई टॉफी पकड़ा दे, तो वो फिएट करेंसी कहलाएगी इमरजेंसी के समय, ध्यान रखिएगा। तो ये तो टाइप थे। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए जैसे डैश इज एनीथिंग व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैंने कहा था मनी, देखिए मनी में टिक किया हुआ है। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन क्या होता है, मनी सप्लाई, देखिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है मनी सप्लाई। इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, कौन होता है, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक, दोनों ही होते हैं। फिर सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, नो, करेंसी हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो, दोनों के द्वारा। तो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक जो भी होल्ड करते हैं उसको कहते हैं, तो आंसर सी होगा। डिमांड डिपॉजिट में क्या चीज शामिल होती है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, नो, फिक्स डिपॉजिट आप डिमांड डिपॉजिट नहीं होती है, वो टाइम डिपॉजिट होती है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, क्योंकि सेविंग में जो पैसा जमा है उसे आप निकाल सकते हो और करंट अकाउंट में जमा है उसे निकाल सकते हो, इसलिए डिमांड डिपॉजिट होगी, आंसर बी होगा। मनी इज एसेट व्हिच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी, तो देखो स्टोर की बात बोल रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाएगा। डैश फंक्शन ऑफ मनी हैज लेड टू कैरिंग आउट द ट्रांजैक्शन फॉर सेल एंड परचेज, तो ध्यान रखना सेल परचेज के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात होती है, तो आंसर होगा ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पहले वाले का भी ले लीजिए। चलिए अब मनी एनेबल्स पीपल टू सेव, व्हिच फंक्शन ऑफ मनी इज इंडिकेटेड हियर, तो सेव करने से क्या होगा, स्टोर वैल्यू बनेगी, आंसर हो गया ये। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मनी, तो क्या होगा, यहाँ पे सीधी सी बात क्या है, मॉनेटरी यूनिट्स में, तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ अकाउंट। मिस्टर सहरोत्रा बोरोड फंड फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस, बैंक से फंड बोरो कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है पेमेंट धीरे ही करोगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखिए आंसर पता है हमको,
अगली बात, ये तो थे एमसीक्यू, बहुत आसानी से कवर हो गए, बहुत आसानी से हमारे नोट से सब कुछ कवर हो जा रहा है। आगे देखिए, ये डिफाइन मनी एंड इट्स कंपोनेंट, तो आप मनी को डिफाइन कर पाएंगे। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज अ मैटर फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड एंड स्टोर। इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट में केवल आपको M1 लिखना है, यानी C प्लस DD, सिंपल। स्टेट द मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश में जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में होती है, स्टॉक ऑफ मनी जो सर्कुलेशन में होता है, उसे क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। यहाँ पर आपको M1 एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट के तौर पर, यानी C प्लस DD। अगली बात, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, और सेकेंडरी फंक्शन में परचेजिंग पावर को बताता है, डेफर्ड पेमेंट को बताता है, और स्टोर वैल्यू को बताता है। एज सिंपल एज दैट। ये टॉपिक खत्म हुआ विद इन 10 मिनट। बहुत छोटा सा पीरियड था, बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब हम अगली क्लास में इसकी बैंकिंग लेके आएंगे, वो 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन बड़े आराम से कवर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि ये छोटा सा कैप्सूल बड़ा धमाका करेगा। आप बहुत आसानी से इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।